हेलो गाइस। तो आज हमारे 19 नवंबर का आज के दिन का हमारा करंट अफेयर्स। और ये क्या है, एक तो हमने करा है इसको पीआईबी की इन्फॉर्मेशन और एक द हिंदू से। ठीक है, तो जो पीआईबी के अंदर है सबसे इंपॉर्टेंट तो आज ट्रांसजेंडर्स के ऊपर आया। ठीक है, आप मतलब ये खुद ही लिखना, क्योंकि मैं चाहूँ तो मैं शेयर कर सकता हूँ पीडीएफ, लेकिन फिर वही है आपकी वही कहीं डॉक्यूमेंट्स में रहेगी, सेव होकर लिखोगे तो कम से कम याद तो रहेगा। ठीक है, तो राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन इन इंडिया मतलब ये तीन चार चीजें हैं ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, मतलब जो भी है कंसोलिडेटेड एक पेज के अंदर आप लिख सकते हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन के ऊपर एक तो राइट्स का एक्ट आया था 2019 के अंदर, रूल्स आए थे 2020 में। ठीक है, रूल्स के अंदर मतलब तुम्हें लीगल रिकॉग्निशन किया था, वेलफेयर मेजर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, स्टैट्यूटरी काउंसिल बनाई गई थी, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन अंडर दिस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर्स पर्सन। ठीक है, एक स्माइल इनिशिएटिव नाम है जो कि लाइवलीहुड, हेल्थ केयर, गरीब ग्रह जैसे घर बनाता है, शेल्टर्स बनाता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है और एजुकेशन करता है। ठीक है, ये सब मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स को, स्माइल इनिशिएटिव याद रखना ये। ठीक है, ऐसे फिर एक आता है नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर्स पर्सन, जहां पर कि आप अपना एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप अपना सर्टिफिकेशन या फिर आप अपना आपको एलिजिबल मतलब किसी स्कीम में अगर आप एक्सेस चाहते हैं तो वो आपको मिल सकता है उधर। ठीक है, तो ये जो ट्रांसजेंडर्स है ये किस किस के अंदर हमें इक्वालिटी, जेंडर, डिग्निटी वगैरह वगैरह जो भी होता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 14 इक्वालिटी के ऊपर होता है। 15 तुम्हारा जो होता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर होता है। 19 होता है फ्रीडम के ऊपर होता है। राइट टू लाइफ होता है 21 के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब सेंसस 2011 के अंडर 4.87 लाख जो है वो अदर्स को मतलब उन्होंने ऑप्ट आउट करके, जैसे जेंडर्स नहीं होते जेंडर्स में, तो उन्होंने जो है मेल, फीमेल और अदर में अदर को चूज करा है 4.87 लाख लोगों ने। अब तो ज़्यादा हो गए होंगे। ठीक है, और एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जजमेंट का तो आपको पता ही है, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अगेंस्ट मतलब। ठीक है, तो 2014 में क्या था, एक्सप्लिसिटली रिकग्नाइज करा था ट्रांसजेंडर्स को एज जेंडर। तो इससे क्या हुआ था, उनके जो राइट्स थे वो रिकग्नाइज हो गए थे, उनकी आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी मतलब वो प्रमोट करा गया था कि हाँ भाई ट्रांसजेंडर्स नाम की भी चीज़ होती है, ये नहीं कर सकते तुम कि ये कोई नहीं होता, क्या तो मेल या तो फीमेल। ठीक है, फिर नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जो है एडवाइस करती है पॉलिसीज बनाने में, स्कीम्स में, या फिर कैसे हमें किसी चीज़ को वो करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, फिर नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर्स बनाई गई जो कि पॉलिसीज के ऊपर मॉनिटर करेगी, वेलफेयर स्कीम्स को या फिर कोई भी चीज़ के लिए रिकमेंडेशन करेगी। ठीक है, रिकमेंड करेगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्या आप ये करिए वो करिए। स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। ठीक है, वो जो एक्ट है, फंक्शंस क्या है, एडवाइजरी रोल करती है, एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ये पॉलिसीज बनाइए, लेजिस्लेशन बनाइए, प्रोजेक्ट्स करिए। ठीक है, मॉनिटर करती है कि इवेल्युएट करती है, मॉनिटर करती है, फिर रिव्यू एंड कोऑर्डिनेट भी करती है। जैसे डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, कोई ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है, जैसे एक्सेसिबिलिटी का हो गया, फिर कुछ भी हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया या फिर एजुकेशन से हो गया, तो उनको जो है कोऑर्डिनेट करती है, कोहेरेंस करती है, इफेक्टिवनेस की मतलब डुप्लीकेशन ना हो किसी भी काम में। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करती है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो जाकर इस वाली काउंसिल के पास जा सकता है। ठीक है, काउंसिल के अंदर ग्रीवेंस रिड्रेसल में स्माइलिंग स्कीम का नाम है जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर में हम ऐसे स्टार मिलते हैं जो कि मतलब गवर्नमेंट फंडेड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड। ठीक है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता इसमें, स्टेट गवर्नमेंट जीरो फंड्स होते हैं। तो सेंट्रल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर 2022 के अंदर आई थी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्किल डेवलपमेंट करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक है, स्किल अपग्रेडेशन करना, स्कॉलरशिप स्कीम्स देना कि रिड्यूस हो सके ड्रॉप आउट्स इन एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, सेफ शेल्टर्स मतलब वही गरीब ग्रह। ठीक है, ये सब प्रोवाइड करना। तो ये आपने ट्रांसजेंडर्स के ऊपर पढ़ लिया जो कि पीआईबी के अंदर था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब जो हमारा न्यूज़ के आज इस डेली न्यूज़ में हिंदू के ऊपर इंपॉर्टेंट क्या है, एक फसल बीमा योजना के अंदर क्रॉप लॉस के अंदर एनिमल अटैक्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो 2026 की जो खरीफ क्रॉप्स आएगी ना, उसके अंदर जो एनिमल अटैक है वो भी स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफाई कर देगी कौन से एनिमल्स को हम वाइल्ड मानते हैं, और अगर वो डैमेज करते हैं तो हम उसकी जगह आपको इंश्योरेंस देंगे किसके अंदर, फसल बीमा योजना के अंदर। तो फार्मर्स जो है रिपोर्ट करेंगे अपना 72 हाउस मतलब विद इन 3 डेज हो गया, 4 डेज हो गया, 24, 48, 72, हाँ तो 3 डेज के अंदर जो है क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के थ्रू अपना वो जो भी है अपना इमेज, जियो टैग वाली इमेज को शेयर करेंगे और उनका इंश्योरेंस मिल सकता है। ठीक है, 2026 से खरीफ सीजन के अंदर आएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट। अब ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है, तो आपको पता ही है कि यूएसए का जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया उसने, 50% इंक्रीज कर दिया। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो 9% ईयर ऑन ईयर है ना हमारा जो उसके साथ इंपोर्ट है, मतलब जो वो इंपोर्ट करता था वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स उस पर कम हो रही है, और आपको ये पता ही होगा यूएसए जो है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया से, इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, तो वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि जो जैसे आपको पता है कि शादी का टाइम आ गया है तो गोल्ड इंपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, एक टाइप से ट्रिपल हो चुका है लास्ट अक्टूबर से। अगर जो तरह हम अक्टूबर में लास्ट अक्टूबर में मंगाते थे उससे ट्रिपल हो गया गोल्ड इंपोर्ट्स, और सिल्वर भी बढ़ता जा रहा है। ऐसी रुपी वीकनिंग हो रहा है, जैसे 85 रुपीज़ था पिछले साल, अब 88 रुपीज़ हो गया, तो 3 रुपये बढ़ना बहुत ज़्यादा जाता है इंटरनेशनल उसमें ट्रांजेक्शन में। अब जो है स्ट्रीट फॉल हो गया, मतलब अप्रैल जो होता है जैसे टेक्सटाइल हो गया या फिर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है उसके अंदर भी गिरावट आ गई है, तो इसकी वजह से जो है इंक्रीज हो रहा है हमारा ट्रेड डेफिसिट। अब जो गवर्नमेंट है उसके लिए क्या कर रही है, एक तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव ले रही है 25,000 रुपये तक, मतलब 25,000 करोड़ का उन्होंने एक इनिशिएटिव निकाला जिसकी वजह से वो एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, वो 6 साल तक चलेगा, भाई 25,000 रुपये का जो बजट है। और आरबीआई भी ऐसे रिलीफ मेजर्स कर रही है उनके लिए जो कि एक्सपोर्ट करते थे, उनका मेनली बिजनेस जो था वो एक्सपोर्ट पे बेसिस था। अब यूएस की वजह से उनको कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए आरबीआई भी उनको रिलीफ मेजर्स दे रहा है। अब दूसरी जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो थी सोनभद्र की। सोनभद्र के अंदर आपको पता ही है कि वहाँ पे कोलैप्स हो गया। अब स्टोन क्वेरी क्या होती है, जो कि कोलैप्स हुई, जहाँ की वजह से मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत घायल हो चुके हैं। तो जो लोएस्ट एंड ऑफ माइनिंग होती है ना वो उसको कहते हैं स्टोन क्वेरी, और उसकी वजह से कोलैप्स हो गया, तो इसकी वजह से इन्वायरमेंटल वो उस पर भी उठ रहा है। और जो सोनभद्र है ना वो डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर है और इंडिया की एनर्जी कैपिटल कहते हैं। जैसे कि जो ये है ना, ये छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा फैलावट है इसकी, झारखंड, तो यहाँ ये मतलब एक टाइप से बहुत ज़्यादा इसमें रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसकी वजह से अब ये जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक क्वेरी थी वो कोलैप्स हो गई, उसकी वजह से न्यूज़ में था ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगला जो है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जो है 2 लाख, मतलब ये वैसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन है एग्रीकल्चरल के ऊपर, एग्रीकल्चर
ये जो फूड सब्सिडी है ना, गवर्नमेंट अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीस मतलब उसमें वो करती है, स्पेंड करती है फूड सब्सिडी पर। जो इंडिया वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, वो पता है, और वो भाई साहब इंपोर्ट भी करवाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इतनी प्रोडक्शन है वो कम है, ठीक है। इंपोर्ट भी करता है, और ज़्यादातर कहाँ से करता है? वो कनाडा से करता है पल्सेस को इंपोर्ट, ठीक है। अराउंड 252 लाख टन जो है हमारा भाई साहब प्रोडक्शन है पल्सेस की। 2024-25 का डाटा है, ठीक है, एकदम लेजिट डाटा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंडिया एडिबल ऑयल भी आपको पता है इंपोर्ट करवा रहा है, मतलब इसके ऊपर तो अभी वो स्कीम भी निकाली थी एक, जिसके अंदर मतलब 3 ऑयल सीड्स के नाम थे, एक शायद मस्टर्ड था, ठीक है, एक सनफ्लावर था, और एक और था कोई शायद मस्टर्ड ग्राउंडनट, ठीक है। तो एडिबल ऑयल है जो 1.2 लाख करोड़ का उसमें होता है, और पल्सेस जो है 30,000 करोड़ का इंपोर्ट करते हैं। मतलब देखिए आप वैल्यू वाइज कितना। अब एडिबल जो ऑयल है 55% ऑफ द डिमांड इज मतलब थ्रू इंपोर्ट्स, कि हम जो है मंगाते हैं 55% जो भी हमारी नेट डिमांड है, ठीक है। अब जो एक मतलब डाटा था किसी रिपोर्ट का, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, इसने कहा था कि जो भी हम मतलब सब्सिडीज देते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जो सब्सिडीज देकर हम राइस और व्हीट को वो करते हैं, हम सप्लाई करते हैं, उसके अंदर जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ना हमारा अराउंड 28% लॉस होता है। कि वो कहते हैं कि जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारी अच्छी नहीं है, उसकी वजह से हमारा जो है लॉस हो रहा है 28% का। तो क्या कहते हैं कि हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, कि हमें पल्सेस और उसमें, क्योंकि राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। जैसे भी तमिलनाडु के अंदर केस चल रहा है कि राइस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो पीडीएस के अंदर मतलब उसको कह रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट करने दीजिए, क्योंकि एक्सपोर्ट भी रोक रखा था इसका, कि हमें एक्सपोर्ट करने दीजिए बाहर, कि हमारा इतना सारा राइस बन रखा है, वैल्यू कम हो जाएगी खामा का, फिर वो डिस्ट्रेस हो जाएगा फार्मर्स के लिए। तो ये क्रॉप रोटेशन भी करनी चाहिए, और मतलब राइस को एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए, एमएसपी दो, या फिर वैसे आप सब्सिडीज दो, कुछ भी दो, आप सीड्स दो, फर्टिलाइजर्स दो, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि आपको टेक्निकल की आपकी सॉइल कैसी है, मतलब सॉइल हेल्थ कार्ड तो आपको पता ही है, उसके हिसाब से कौन सी बेस्ट सूटेड रहेगी उसके लिए। ये नहीं है कि आप मतलब वाटर इंटेंसिव क्रॉप को एक मतलब उसमें डेजर्टिफाइड एरिया में कर रहे हैं, तो वो फिर बेकार काम है ना। जैसे पंजाब के अंदर हो रहा है कि वो पानी का जो ग्राउंड लेवल है वो कम होता जा रहा है, और टॉक्सिक भी होता जा रहा है, सॉल्ट होती जा रही है, सैलिनाइजेशन हो रहा है सॉइल का, ठीक है। एफपीओ एसएच वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी यूटिलाइज करना चाहिए कि पैडी वो भी प्रोक्योर कर सके, फिर प्रोसेस करके वो बेचे, समझ गया, ठीक है। ये एग्रीकल्चर से था। अब एक आई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई अभी, फिनलैंड ने फिर से टॉप पर है, 8वें रैंक पर है, ठीक है। मतलब वो 8th टाइम इन अ रो है। इंडिया की जो 118 है, वो शायद पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान इंडिया से आगे है, वो शायद उसकी 109th रैंक है। तब इंडिया वाले कह रहे हैं भाई साहब हमारी इकोनॉमी तगड़ी, इकोनॉमी का 10th पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर लोग भी अच्छे से हैं, वहाँ पर मतलब इतने वो चल रहा है, आईएमएफ का भाई सब लोन लेना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, तो वो भाई खुश कैसे हो सकते हैं? तो ये तो खुशी की डेफिनेशन ही अलग हो गई कि लोग अब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर सबसे मेन चीज़ होती है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब मैं अपना को कैसे देखता हूँ कि मैं खुश हूँ, तो मतलब इसके लिए भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब बायसनेस है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इंडिया की रिपोर्ट, इंडिया जो है 118th है, वैसे आएगा नहीं क्योंकि मतलब भैया ना इस पर भी क्वेश्चन उठते हैं हर चीज़ पे। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन बनाता है बाई चांस अगर आ जाए तो? वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। रिपोर्ट जो है रिलाइज ऑन द गैलप वर्ल्ड पोस्ट सेंट्रल लैडर, मुझे पता है नाम ऐसे रट लेना, गैलप मतलब रटना भी गया तो दिमाग में चल जाएगा, कंट्री लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है। वे पीपल्स रेट देयर लाइफ फ्रॉम 0 to 10 कि भाई मैं खुद की रेट करूँगा, मैं बहुत खुश हूँ, हाँ भाई मैं बहुत दुखी हूँ। वेरिएबल 7 है, जैसे जीडीपी पर कैपिटा कि भाई कितना है, वो तो हमारे इंडिया पे ज़्यादा है। जनरोसिटी, अब इंडियन लोगों से कैसे तुम कह सकते हो कि भाई जनरस नहीं है लोग। सोशल सपोर्ट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, करप्शन परसेप्शन में मान सकते हैं थोड़ा बहुत लोग कहेंगे, लेकिन और चीज़ों में तो करना चाहिए ना, ठीक है। फ्रीडम हो गया एक। अब आर्ग्यू क्या करें? अब आर्ग्यूमेंट सुनिए। वैल्यू जो है मतलब ये जो रिपोर्ट है ये कहते हैं कि भाई ये रिपोर्ट जो है ना वैल्यू काम कन्फॉर्मिटी को, ना कि डेमोक्रेटिक कैकोफोनी। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई तुम्हें अगर मार पीट के बिठा रखा है मैंने कि हाँ तुम्हें ये करना है और शांति है, तो वो तुम्हारे लिए ऊपर, ना कि डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक के अंदर भाई तुम्हें पता है डिसेंट होगा ही होगा। अब डिसेंट होगा तो कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ लोग खुश होंगे उस डिसीजन से, तो वही कैकोफोनी मतलब होता है डेमोक्रेटिक में कि तुम्हें भाई लड़ाई झगड़े होते हैं डेमोक्रेसी में। उसी का मतलब यही हेल्दी डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है कि सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, सब अपनी बातें रख रहे हैं, तो उसकी वजह से भाई डिसेंट होता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिबेट्स होती है। तो तुम उसको कह रहे हो कि भाई साहब उसकी वजह से हैप्पीनेस नहीं तुम्हारी में, तो फिर तो तुमने डेमोक्रेसी से ऊपर तुमने भाई ये रख दिया कि मारपीट के बिठा दो। अब वन पार्टी सिस्टम में डिसेंट नहीं होगा क्योंकि भाई उधर कोई वही नहीं है ना, वैल्यू नहीं करते दूसरी चीज़ों की। मीडिया कंट्रोल रेजिम को तुम कहते हो कि स्टेबल है, तो ये चीज़ तो मतलब फिर गलत कहते हैं ना कि तुम ऐसे कैसे। अब जो एक वियर्ड वाइस मतलब ये अच्छा निमोनिक था न्यूज़पेपर के अंदर, वियर्ड वाइस, वियर्ड मतलब हो गया वेस्टर्नाइज्ड, एजुकेशन, इंडस्ट्रियलिस्ट, रिच और डेमोक्रेटिक। ये मतलब जो रिपोर्ट्स होती है ना ये वियर्ड बाइसनेस दिखता है इन रिपोर्ट्स के अंदर, ठीक है। अब व्हाट टू डू, इंडिया मस्ट, अब मतलब ये वैसे चीज़ें मतलब अच्छी ही है, एक जनरल वे में लिखा हुआ है कि इंडिया मस्ट पेयर इकोनॉमिक एम्बिशन विद एम्पैथी, कि मतलब हमें जो है इकोनॉमी और अपने जो मतलब एक अच्छाई है कि आपको पता है इंडियंस लोग अच्छे होते हैं, तो इकोनॉमी में जब जैसे हमें पैसा भी कमाना चाहिए, लेकिन साथ में साथ हमें सोशल कैपिटल भी इंप्रूव करना चाहिए। जैसे इन्वेस्ट नॉट ओनली इन जीडीपी बट जीएनपी मतलब ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, जैसे कि अपना अभी भूटान का हमने सुना था वो कि वो हैप्पीनेस पे बहुत ज़्यादा गौर करते हैं। जैसे हमें रिबिल्ड करना चाहिए सोशल कैपिटल की, कम्युनिटी स्पेसेस हो गए, जैसे पार्क्स हो गए या फिर कोई इवेंट्स हो गए, फेस्टिवल्स को हमें प्रमोट करना चाहिए जिससे कि लोग मिले घुले, अच्छा लगे, हेल्दी रहे रिलेशन, ठीक है। रिस्टोर करना चाहिए इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट की, सिंप्लीफाई करें सिटीजन स्टेट इंटरेक्शन, जैसे मतलब कि सिटीजन स्टेट है जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि सिटीजन्स जो है एक इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट कर सके। रिकॉग्नाइज मेंटल हेल्थ एज एन इकोनॉमिक पॉलिसी कि हम मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना चाहिए कि हाँ यार ये चीज़ अकेले की नहीं है, सब। जैसे WHO ने कहा था कि अगर हम $1 अगर मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वहाँ से $4 रिटर्न भी मिलेगा। तो एक अच्छी इकोनॉमी के लिए भी हेल्थ है और वैसे भी एक सोशल कैपिटल भी बढ़ता है कि मिलजुल के करते हैं। फिर एक अलग वो एक आर्टिकल के अंदर था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक उसने $300 मिलियन का श्रीलंका को लोन दिया है, 100 मिलियन डॉलर्स अलग अलग टाइम पे देंगे। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 1966 बना था, 69 मेंबर्स है, एशिया और पैसिफिक के मेंबर्स है 50 और बाहर के भी है। ये जरूरी नहीं कि अगर एशियन लिखा हुआ है तो वो उसी रीजन के हैं, बाहर के जैसे यूएसए के भी मेंबर्स है, अमेरिका में भी, अफ्रीका के भी कुछ मेंबर्स है, तो 69 मेंबर्स है और 50 फ्रॉम द रीजन है, ये याद रखना 69 मेंबर्स, ठीक है। अब फाइनेंस कमीशन के ऊपर भी आया कि जैसे फाइनेंस कमीशन 16th ने भी रिपोर्ट अभी वो दी है गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को वो करी है, सबमिट करी अपनी रिपोर्ट 16th फाइनेंस कमीशन ने, ठीक है। तो अब 280 आर्टिकल के अंदर है। अब थोड़ा सा ना ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के लेकर है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो जो है प्रमोट कर सके या फिर उसकी जो स्टेट की पंचायत से लोकल बॉडीज है उनको
हेल्दी फाइनेंशियल उसके लिए क्या कहते हैं कि वो अच्छे से काम कर सके, मतलब जो भी है, मतलब पंचायत हो गया, फिर लोकल बॉडीज हो गई, तो फाइनेंस कमीशन को फाइनेंसेस ऑफ लोकल बॉडीज एज दे आर द वन रेंडरिंग एसेंशियल पब्लिक सर्विस, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, कहीं कहीं पर हेल्थ भी हो गया। तो ये चीज़ें जो होती है मतलब ये डिवॉल्व कर रखी होती है, मतलब ड्यूटीज तो वो अब फंड्स तो होते नहीं है। फॉर दिस देयरफॉर फॉर दिस पर्पस पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज आर मैंडेटरी टू कलेक्ट सर्टेन टैक्सेस, लाइक प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, एड टैक्स हो गया, टोल्स हो गए। अब इशू क्या है कि रेवेन्यू इतना मिलता नहीं है जितना कि एक्सपेंडिचर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है इन पे कि तुम्हें भाई ये काम करना है, लेकिन पैसे कहाँ से लाए, तो वो तो उसके लिए मांगना पड़ेगा। अब यूनियन गवर्नमेंट के अंदर भी एक वो है मैंडेट दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि हमें ऐसे हेल्दी म्यूनिसिपैलिटीज काम कर सके, इसकी वजह से हमें जो है कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन देनी चाहिए म्यूनिसिपैलिटीज को लेकर। अब 11 शेड्यूल है, उसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स है, 12 शेड्यूल के अंदर 18 सब्जेक्ट्स है म्यूनिसिपैलिटीज के। अब जैसे आपको अगर 18 याद करना है, 29 माइनस 11 18 आ गया, ठीक है। ये पंचायत के 29 है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक कुछ मैंडेटरी होते हैं, कुछ होते हैं मतलब मर्जी होती है स्टेट की कि डिवॉल्व करना नहीं करना। अब अलग अलग स्टेट अलग अलग चीजें डिवॉल्व कर रही है, तो हर एक अपना अपना चलता है, तो नॉट बाइंडिंग ऑन स्टेट है कि भाई हमें जरूरी नहीं है, कोई तो बिल्कुल नहीं देती, कोई सारे दे देती है, कोई कुछ देती है, लेकिन फाइनेंसिस भी तो दो ना साथ में। तो फाइनेंस हेल्दी उसके लिए आप क्या करके स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है, कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूट, देखो ये लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स यूनियन फाइनेंस कमीशन टू सजेस्ट मेजर टू ऑगमेंट स्टेट फाइनेंसिस फॉर द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट भाई, लोकल गवर्नमेंट कि हमें भाई लोकल गवर्नमेंट के मतलब जो स्टेट फाइनेंसिस कमीशन है कि वो कैसे उसके पैसे बढ़ा सके जिसके वो हेल्दी काम कर सके, ठीक है। अब एक आर्टिकल आया था इस पे कि जैसे कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज है, ये एक्सपोस्ट फैक्टो मत दो। एक्सपोस्ट फैक्टो मतलब मान लो कि ये कुछ यहाँ पर ये टाइम चले गया और तुमने ये कार्य हो रहा था और तुमने इसको अब बाद में इसको क्लियरेंस दे दिया। अब इसके अंदर मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस कह रहे हैं कि इलीगल है। कैसे तो यार आप मतलब कोई इको सेंसिटिव जोन में आप बाद में मतलब इसी दे दे, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे दे बाद में, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव कि हाँ भाई साहब आपने जो 2 साल पहले आपने कुछ काम करा था इधर वो सही है, तो इसकी वजह से तो यार मतलब आपको वो हो जाएगा ना यार, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज मतलब और डेंजर में आ जाएंगे। लेकिन फिर जो हमारे इस बार के सीजेआई है वो कह रहे हैं कि अब तुमने ये क्लियरेंस दे दिया, प्रोजेक्ट्स जो है ऑनगोइंग है। अब अगर वो जैसे मान लीजिए कुछ ना कुछ तो पब्लिक के लिए भी है, अगर हम वो उसको बंद कर देते हैं, एक टाइप से मना कर देते हैं कि नहीं यार ये इको सेंसिटिव एरिया है जो भी है, कि आपको ये प्रोजेक्ट आपने इसी में लिया है, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव है कि अब वो जो है प्रोजेक्ट का लॉस होगा, उसकी वजह से क्या पता पब्लिक को भी नुकसान हो। तो मतलब देख के करना चाहिए, और ये एक रावण इलाज नहीं है कि आप मतलब सारे के सारे करें। कहीं कहीं इंपॉर्टेंट एरिया मतलब कहीं कहीं पर बहुत जरूरी है वहीं पर आप रेट्रोस्पेक्टिव दीजिए, वरना मत। लेकिन अभी जजमेंट इस पे बाकी है, ठीक है। अब एक आशा मतलब वो एक सोल्यूशन है, मतलब एआई वो है, फीडबैक मैकेनिज्म बनाया गवर्नमेंट ने, अन्न सहायता होलिस्टिक एआई सॉल्यूशन कि एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है डेट अलाउस बेनिफिशियरी की फीडबैक दे सके कि उनको राशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, मतलब एआई इनेबल्ड कॉल्स के थ्रू जो भी है कि उनकी लैंग्वेज में, क्योंकि एआई है तो जैसे वो भाषणी नहीं था एआई भाषणी, तो वो उनकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में जैसे मान ली हिंदी, तेलुगु या उड़िया जो भी लैंग्वेज है उसके अंदर जो है उनको कॉल के थ्रू एक राशन डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा। तो उसके फीडबैक मैकेनिज्म के लिए एक आशा सोल्यूशन बनाया गया, ठीक है। अब सेकंड वर्जन ऑफ मतलब एएमआर मतलब क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपको पता ही है। जैसे आप मान लीजिए कोई डोसेज है, आपको इसलिए कहते हैं कि जो भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ना डॉक्टर्स कि भाई आपको 3 डेज तक ये दवाई खानी है, बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल खानी है जो भी है, तो आपको खानी चाहिए, चाहे आपको 2 दिन में ठीक हो जाए। मान लीजिए आपके गले में खराश चल रहा है, इन्फेक्शन हो गया, उन्होंने कहा कि आपको 3 डेज तक खानी है, या आप 2 डेज में आप तो होशियार बन गए कि आपकी तो इम्यूनिटी स्ट्रॉग है। लेकिन क्या होगा ना, वो जैसे जैसे अगर आपने 2 डेज खाई और मान लीजिए वो थोड़ा सा बैक्टीरिया रह गया और मतलब उसने उस चीज़ को झेल लिया उस दवाई को, तो वो क्या होगा ना, जब भी वो अगली बार आएगा तो वो और स्ट्रॉग होगा। तो जब जैसे मान लीजिए आपको अब 400 mg की मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 400 mg चाहिए थी उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, लेकिन अब वो बैक्टीरिया जो है ना वो इसको लड़ना सीख गया, तो अगली बार क्या होगा ना, आपको 600 mg चाहिए। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपके लीवर पे प्रेशर पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। तो इसकी वजह से कहते हैं कि जो भी आपको डोसेज दिया जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ना हो, इसी वजह से आपको पूरा डोसेज लेना चाहिए जो भी है, और ना ही खुद की सेल्फ मेडिकेशन करनी चाहिए कि हाँ आप खुद से डॉक्टर बन गया। केमिस्ट के पास जाता है वो भी सही होता है, लेकिन एक बार डॉक्टर अगर आपका फैमिली डॉक्टर है या फिर कोई अच्छे डॉक्टर के पास आपको विश्वास है तो आपको उनसे जो है प्रॉपर वो लेनी चाहिए, मतलब गाइडेंस लेनी चाहिए इन चीज़ों पर, ठीक है। अब जो हमने एएमआर के ऊपर पढ़ लिया थोड़ा बहुत, नेशनल एक्शन प्लान ऑन एएमआर सेकंड वर्जन स्टार्ट हुआ है 2025 से 2029 तक। अब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में थोड़ा सा है क्योंकि इंडोनेशिया जो है इंटरेस्ट दिखा रहा है और वो टॉक के लिए इंडिया आएगा अभी। तो ब्रह्मोस मिसाइल क्या है भाई साहब, सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। क्रूज मतलब क्या होता है, क्रूज मिसाइल का जो होता है ना ऐसे चलता है, ऐसे चलता है और ऐसे अटैक करता है। वहीं पर जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो ऐसे जाती है, आउटर स्पेस के अंदर जाती है, यहाँ पर ये गई और यूँ आई। इसके अंदर जो होता है इनिशियल थ्रस्ट चाहिए होता है, यहाँ से फिर क्या होता है ये फ्री फॉल होती है, और इसके अंदर क्या होता है पूरे टाइम जो होता है ना ये मनूवर कर सकती है, तो इसलिए कहते हैं स्टेल्थ भी होता है इसके अंदर जो क्रूज मिसाइल्स होती है। तो ये जो क्रूज मिसाइल है ये 290 किलोमीटर रेंज है इसका, और 2.8 मैक मतलब कि सुपरसोनिक है। और ये किसने बनाई है, डीआरडीओ ने बनाई है, और उसने बनाई है रशिया ने, तो ये मिलकर बनाई गई है ब्रह्मोस, ब्रह्मोस नाम है इसका, ठीक है। इसके बाद क्या है, लंदन बेस्ड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब हो गया कि आपका जो है इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या है इसका यूनिवर्सिटी का, सोशल इंपैक्ट क्या है, ठीक है। ऐसे इन चीज़ों के ऊपर सस्टेनेबिलिटी 2023 के अंदर ही आई है, ये नई रैंकिंग आई है क्यूएस की, और लंदन बेस्ड है। तो इंडिया का जो रैंक है 103 यूनिवर्सिटीज़ को ऐड करा गया, मतलब इस रैंकिंग के अंदर 103 यूनिवर्सिटीज है। तो 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन है, फर्स्ट क्या है यूएसए, फिर चाइना, फिर यूके, फिर इंडिया। अब जो रैंकिंग है स्टैब्लिश हुई थी 2023 के अंदर अमंग ऑल, मतलब क्या सब में जो इंडिया है, इंडिया की जो सारी यूनिवर्सिटीज उसके सबसे ऊपर टॉपर है आईआईटी दिल्ली। देख लो इन्वायरमेंट के लिए दिल्ली आ रहा है 2005 प्लेस पर है, और ये फर्स्ट नंबर पर है मतलब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है। फिर F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में यूएसए में आया, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है ना, सऊदी अरेबिया वो ये चाहता है कि ये वाले जो स्टेल्थ फाइटर्स है F-35 ये उसको जो है यूएसए दे सके। अब जो ये है 2006 में आए थे, लॉकहीड मार्टिन बनाता है, कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2,
ये जो है मतलब एक वन ऑफ द मोस्ट एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स कहते हैं इसको अभी इंडिया में, वर्ल्ड में। तो ये थोड़ा सा अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और लास्ट सेंट्रो नोवो, ये एक प्लेस है ब्राजील के अंदर, प्लेस इन न्यूज़ के अंदर आएगा। ये सेंट्रो नोवो ब्राजील के अंदर है। क्या यहाँ पर ना मोनोकल्चर प्लांटेशन हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, जो अमेजोन है, अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर मोनोकल्चर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। एक टाइप से वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उनको डेंजर कह रहे हैं। ये सेंट्रो नोवो ब्राजील, ठीक है। थैंक यू।